गुड आफ्टरनून दोस्तों। लाइट की कुछ प्रॉब्लम से वीडियो नहीं बन पा रहा था। आइए अब स्टार्ट करते हैं। मुख्य सेविका का और अन्य भी एग्ज़ाम के लिए भी एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, भाषा। यहाँ से गारंटेड है, हर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं और मुख्य सेविका में तो आएगा ही। भाषा क्या है, चर्चा करते हैं। भाषा क्या है? जो भाषा है ये भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है भाषा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी। मतलब अपने वाणी को व्यक्त करने का जो साधन है उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। मनुष्य की जो भाषा है विचार विनिमय की, अपनी जो वाणी है उसको व्यक्त करने का साधन क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। मनुष्य की जो भाषा वो कैसी है? मनुष्य की भाषा विचार विनिमय है, विचार विनिमय है, लेकिन जानवर की विचार विनिमय नहीं है। ठीक है, अब भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा होती है एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से, ऐसा साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचार को दूसरे के सामने रखते हैं, और दूसरे की बातों को समझते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, ये भाषा की डिफिनेशन हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा कुछ लोगों ने अलग अलग दी है, अभी उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन पहले भाषा की प्रकार क्या होती है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है लिखित भाषा, दूसरी होती है मौखिक भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में क्या है भाई? जो लिखित भाषा है इसमें इसमें जो वक्ता है सुनकर और दूसरा आदमी लिखकर, यहाँ देखिए, इसमें जो होगा वक्ता जो है लिखेगा, लिखकर, और जो श्रोता है ये इसे पढ़कर ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। जैसे किताब, उसमें लिखा गया है, फिर हम पढ़ के ग्रहण करते हैं। पत्र पत्रिका हो गई, ये भी इसी में आएगा। अखबार भी इसी में आएगा। ये सब इसमें आते हैं, किसमें? लिखित भाषा में। मौखिक में क्या आता है? इसमें वक्ता बोलेगा और श्रोता सुनकर ग्रहण करेगा, तो इसे क्या कहेंगे भैया? मौखिक भाषा। जैसे टेलीफोन, वोरस बोलत है यार सुनत है, टेलीफोन। मोबाइल फ़ोन भी आ गया, टीवी हो गया, टीवी भी इसी में आएगा। वाद विवाद हो गया, कोई भाषण दे रहा है वो भी हो गया, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, सांकेतिक भाषा में क्या होती है भैया? सांकेतिक भाषा में इशारे से समझा जाता है। कैसा? इशारे से। आप लोग देखे होंगे जब संडे की छुट्टी होती है तो घर में पिताजी भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हो, दोस्त आपको यहाँ बाहर क्रिकेट खिलाने के लिए बुलाता है, तो कैसे बुलाएगा? आप जो हो इसको अगले सैटरडे को ही बता देंगे कि जब तू दरवाजे के पास आना तो तुम खांसना या ताली बजाना, हम समझ जाएंगे तुम ही हो। बुलाने मतलब पिताजी गुस्सा आ जाएंगे, तो ये ताली बजाएगा, आप समझ जाओगे दोस्त आ गया और आप धीरे से निकल लेते हैं। ये सांकेतिक भाषा है। ठीक है, अंपायर इशारा करता है, चारण, ये सांकेतिक भाषा है। बात समझ में आया? तो ये चिड़ियों की भाषा सांकेतिक भाषा है। क्लियर है? तो ये सब भाषा जो होती है सांकेतिक भाषा होती है। आगे बढ़े तो ये भाषा 3 प्रकार की आपको याद रखना है। अब भाषा की कुछ विशेषता आपको देखनी है। क्या होती है विशेषता? तो भाषा क्या है? सार्वभौमिक है। हर जगह भाषा किसी न किसी रूप में मिलेगा, सार्वभौमिक है। ठीक है, सार्वभौमिक में हर जगह व्याप्त होती है। दूसरा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी है? अर्जित संपत्ति है। पहले आपको कुछ बोलने नहीं आता, लेकिन आज दादा दादी पापा पापी सब कुछ बोल लेते हैं, तो ये आपने ग्रहण किया है। बात समझ में आया? ये कैसे सीखा जाता है? अर्जन
इसका जो अर्जन होता है अनुकरण करके सीखा जाता है। इसका जो अर्जन होता है अनुकरण करेंगे, जैसा जो बोलेगा उसी को अनुसार हम भी बोलेंगे तो हम सीख लेंगे। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक कैसी है? सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब भाषा को समाज में रह करके सीखा जाता है। चाचा को कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, ये सब हम समाज में सीखते हैं। अपने से बड़ों को क्या बोलना है, छोटे को क्या बोलना है, ये सब। ठीक है। आगे भाषा का तीसरा गुण क्या होता है? भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील। अपने राज्य में देखो दूसरी भाषा है, बगल के राज्य में चले जाओ दूसरी भाषा है, अपने गांव के पड़ोसी गांव में देख लो कोई दूसरी भाषा लोग बोलते हैं, रौरे आई खा ली, खनवा खा ला, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये है परिवर्तनशील है। और भाषा जो है कठिन से सुगम की ओर है। कठिन से सुगम की ओर है, मतलब पहले भाषा कठिन लगेगी, धीरे धीरे जब आपको भाषा आने लगती है तो आसान हो जाती है। बात समझ में आया। इसलिए भाषा क्या है? कठिन से सरल की ओर है। क्लियर हो गया। भाषा के विकास के क्रम भी देख लेते हैं। भाषा के विकास, इम्पोर्टेंट ये है विकास के क्रम। तो भाषा का विकास कैसे होता है? सबसे पहले LSRW, यल से पहले हम सुनेंगे, सुनना, फिर बोलेंगे, बोलना, फिर क्या होगा? आर, रीड, पढ़ना, और फिर क्या होगा? लिखेंगे, लिखना। ये क्रम आपको याद रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा का क्रम आपको याद रखना होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 क्रम आपको ज़रूरी हर हालत में याद रखना। अब भाषा के लिए सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ये 4 इसी क्रम में भाषा सीखी जाती है। ठीक है। अब एक बात और होती है लिपि। लिपि क्या होती है? जैसे क्या हम कितना बड़ा लिखें, कितना मानक में लिखें, कैसे लिखें, ये इसको किस तरीके से में कैसे लिखा जाए, इसका मानक क्या है, वही लिपि है। मतलब भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्ह की व्यवस्था क्या है? लिपि है। भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो निश्चित चिन्ह है उसी की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि। और जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? हिंदी प्लस संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। दूसरी बात करें, उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सब। पंजाबी की लिपि क्या पूछ ले आपसे? तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। और बात करें अंग्रेजी की लिपि आपसे पूछ ले तो अंग्रेजी की लिपि है भैया रोमन। ये आप याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ चीज़ें और आपको यहाँ से देखना है। जैसे सबसे पहले क्या आया? बोली। बोली के बाद भाषा की सबसे छोटी रूप है बोली। फिर बोली से क्या आया? उपभाषा आया। और उपभाषा से क्या आया होगा? भाषा। सबसे बड़ी विस्तृत रूप है इसका भाषा का। ठीक है। ये भी भाषा का एक प्रकार का विकास का क्रम है। सबसे छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार। ठीक है ना। इसका कोई लिखित साहित्य नहीं है, नो साहित्य। कोई इसमें बोली में कोई साहित्य नहीं लिखा गया है। ठीक है। और ये भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, ये याद रखना। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। इससे जैसे बड़ा कोई हुआ, इसमें साहित्यिक रचना मिलेगा, इसमें साहित्य लिखा हुआ मिलेगा, कोई किताब लिखा मिलेगा। ठीक है ना। तो याद रखना, और याद रखिएगा ये जो बोली से थोड़ा बड़ा रूप है। ठीक है। यानी बोली का विकसित रूप, बोली का विकसित रूप क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। और ध्यान से सुनिए, भाषा क्या है? ये सबसे बड़ा है, विस्तृत रूप है। ये भाषा सबसे बड़ा है, ये विस्तृत रूप है। ठीक है। तो ये विकास ऐसा भी होता है बोली का। पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है। अब भारत में भाषा की बात करते हैं। भारत में भाषा का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है, आइए इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात करें, भाषा में सबसे पहली है भारतीय आर्य समूह की भाषा। यही सबसे पुरानी है, भारतीय आर्य समूह की भाषा।
भारतीय आर्य समूह की भाषा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे भारत में 75% लोग इसी को बोलते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। 75% लोग इसी का प्रयोग करते हैं, याद रखना है, ठीक है। और संस्कृत का जन्म भी इसी से हुआ है, क्योंकि ये 3 भाग में बांटे गए हैं। जो प्राचीन आर्य समूह की भाषा, ये 3 भाग में बांटी गई है। पहला है प्राचीन आर्य समूह, दूसरा मध्य भारतीय आर्य समूह, तीसरा होता है आधुनिक भारतीय आर्य समूह। आधुनिक, ये 3 भागों में बांटा गया। तो संस्कृत की जो जननी है, सभी भाषाओं की, जो बहुत सारी भाषाओं की जननी है, वो संस्कृत है। संस्कृत जो है इसी से आया है, क्या? प्राचीन आर्य समूह से। बात क्लियर है। और जो मध्य में से क्या आया है? प्राकृत और अर्धमागधी आया है। अर्धमागधी इससे आया है। और आधुनिक से क्या आया है? आधुनिक से जितनी भाषा आज हम बोलते हैं, जैसे बंगला, गुजराती के बाद बोल दें मराठी, हिंदी, उसके बाद असमिया, ये सब आधुनिक भारतीय आर्य समूह की भाषा है। पंजाबी हो गया, पंजाबी बोल देते, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, उर्दू, सब इसी की देन है, सब इसी की आधुनिक भारतीय आर्य समूह भाषा की ही देन है। तो टोटल 75% लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं भारत में। क्लियर है? आगे बढ़ें, दूसरे समूह की भाषा की बात करें, द्रविड़ समूह। पहला समूह हमने आपको बता दिया, दूसरा समूह है द्रविड़ समूह की भाषा। द्रविड़ समूह की भाषा जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, इसमें भी 21 भाषा टोटल है। द्रविड़ समूह में भी कितनी है? 21 है, टोटल 21 है। कितने % लोग द्रविड़ बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ये 2.5% लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं। 2.5% लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 25% लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़। 25% लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं, याद रखना है। पूरे भारत में 25% लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, ठीक है। और जो ये वाली है, ये 75% आपको हमने लिखवा दिया, दिमाग में है, लेकिन 74% लोग जो है भारतीय आर्य समूह भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो द्रविड़ समूह की भाषा है, ये 25% लोग भारत में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। द्रविड़ समूह में कुल 21 भाषा होती है। कितनी? 21 भाषा है, जिसमें से 4 मुख्य आपको याद रखना है। कौन कौन? एक है तेलुगु, दूसरा है तमिल, तीसरा है कन्नड़, चौथा है मलयालम। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा सीधे। तेलुगु जो है ये सबसे बड़ी है, द्रविड़ समूह की सबसे बड़ी भाषा है। सबसे बड़ी भाषा द्रविड़ समूह की कौन है? यही है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कुछ और, सबसे शुद्ध रूप और सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना एंड शुद्ध रूप कौन है द्रविड़ में? तो ये तमिल है। और सबसे नया कौन है? सबसे नया ये है, नवीनतम ये है। और सबसे कम द्रविड़ में बोली जाने वाली मलयालम है, ठीक है। ये बातें आपको इतना याद रखना, जो बोले हैं वो नोट में होना चाहिए। तीसरे समूह की भाषा आ जाते हैं। तीसरा है चीनी तिब्बती की भाषा। चीनी तिब्बती की भाषा, ये हो गए कितना? 0.6% लोग इसको बोलते हैं। 0.6, उधर हो गया 74, इधर हो गया 25 और इधर 0.6, अभी 0.4 बचा है जो अन्य बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये किसकी भाषा है? मंगोलियन परिवार की, जो चीन से सटे राज्य हैं उसमें ये बोला जाता है। मंगोलियन परिवार का मतलब जो वही तिब्बत उब्बत सिक्किम मुक्किम वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे ये सब बोले जाते हैं। और यहाँ की चीनी तिब्बत की सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा है मेईतेई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेईतेई चीनी तिब्बत समूह की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाषा है, जो कहाँ बोली जाती है भारत में? मणिपुर में बोली जाती है मेईतेई, याद रखिएगा। और इसकी अन्य भाषा आपको बता देते हैं जो आपको याद रखना है। जी हाँ, इसकी जो अन्य भाषाएं आपको याद रखनी है, जैसे मिसमी, दफला, कुकी, गारो, बोडो, शेरपा, लद्दाखी,
ये सब इसमें आएगा, भूटिया भी इसमें आता है। ये सब भाषा है किसकी, चीनी तिब्बती की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेइतेई है, बात समझ में आया। अहोम भी इसमें आती है, अहोम जो चीनी तिब्बत की क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, अब नहीं बोली जाती अहोम, ये विलुप्त हो चुकी है, बात समझ में आया। अगली भाषा है, अगला है आस्ट्रिक भाषा, ये बहुत कम बोली जाती है, आस्ट्रिक। चौथा समूह है आस्ट्रिक समूह, ठीक है। ये भाई साहब किसमें कौन सी भाषा आती है, खासी और संथाली, इसमें दो भाषा आती है। संथाली कहीं कहीं बोली जाती है, कहाँ, झारखंड में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, बंगाल में बोली जाती है। ये 3 एरिया आपको याद रखना है जहाँ संथाली बोली जाती है, जो आस्ट्रिक समूह की क्या है, भाषा है। बहुत कम लोग इसको बोलते हैं, लगभग 0.4% हम कह सकते हैं, इससे कम भी लोग ये बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अगली भाषा, अब बात करेंगे हम भाषा के अनुरूप नहीं, अब बात करेंगे आधिकारिक भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा की चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान में बात करें, भाग 17 में, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा क्या होगी भारत की, हिंदी होगी। ये कहाँ लिखा गया है, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ये कहाँ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 343 के फैले में, ठीक है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में ये लिखा गया है। बात क्लियर है, आगे बढ़ें। और एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में, अनुसूची में कुल कितनी भाषा का उल्लेख है, पहले तो 14 था, पहले कितना था, 14, अब कितने हो गए भैया, अब हो गए हैं 22। पहले कितने थे, 14, अब हो गए हैं 22। अब एक एक करके सभी की चर्चा कर लेते हैं। तो जो 14 भाषा है, पहले इनको देख लेते हैं, कौन कौन भाषा थी। असमिया इसमें थी, असमिया, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, गुजराती के बाद कश्मीरी, उड़िया, तमिल। क्या 14 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 3 14। अब ये 22 भाषा कौन सी आ गई, ये आइए इसकी भी चर्चा आपको एक ट्रिक के माध्यम से कर देते हैं। 14 तो आपके सामने हमने आपको सिखा दिया। अब 14 के अलावा अब जो 22 है प्लस 8 जो एक्स्ट्रा आए हैं उनकी चर्चा आपको करते हैं। एक ट्रिक है, सिंध का नमक बदमाश ले गए, नमक बदमाश ले गए, ये ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा पूरा। सिंध से सिंधी, सिंधी ये आपका कौन सी नंबर की है, 15वां। और जो कब आया, 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 में आया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अब नमक में क्या क्या है, नेपाली है, मणिपुरी है, और कैसे कोकड़ी है, कोकड़ी। ये 3 भाषा एक साथ आए थे 71वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में आए थे, ठीक है। बदमाश में क्या क्या आएगा, तो ब से बोडो, द से डोगरी, माँ से मैथिली, माँ से मैथिली, स से संथाली। ये 4 भाषा एक साथ आए थे, जिनको कब आए थे, 92वां संविधान संशोधन 2003। तो देखिए 4 इधर, 4 3 7 1 8 + 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा कोई और भाषा नहीं है। क्या अगर आपसे पूछे कुछ और राज्यों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे मिजोरम की बात कर लेते हैं, मिजोरम की मीजो भी इसमें नहीं आता है, पुदुचेरी की फ्रांसीसी भी इसमें से नहीं आती है, बात क्लियर है। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है 22वें अनुसूची में, क्लियर है। अंग्रेजी किसकी राजभाषा है, अंग्रेजी जो है 2 राज्यों की है, एक अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है, और एक नागालैंड, 2 राज्य
मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 राज्यों की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, जो हमारे संविधान में अनुसूची में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, लेकिन हमारे संविधान में नहीं है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ें, क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा और, अब बात करेंगे हम थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा की, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है क्या? शास्त्रीय भाषा। आइए, शास्त्रीय भाषा क्या होती है, इसकी शर्तें होती हैं, किस किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा, इसकी क्या क्या शर्तें हैं, आइए निपटा लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, आइए शास्त्रीय भाषा क्या होती है? तो सबसे पहली बात, शास्त्रीय भाषा को कब घोषित किया गया? पहली बार 2004 में। शास्त्रीय भाषा को घोषित करने का निर्णय 2004 से लिया गया है। कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो पूरा करेंगी, ठीक है। अब क्या क्या आवश्यकता होती है? पहला मापदंड होता है, इनके द्वारा ऐसा कोई ग्रंथ लिखे जो 1500 से 2000 वर्ष पुराना, ऐसा कोई ग्रंथ मिल जाए। पहला शर्त ये होता है, ऐसा कोई ग्रंथ मिले जो 1500 से 2000 वर्ष क्या हो? पुराना हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये होता है, और ये जो पीढ़ी है, ये जो ग्रंथ है, एक समूह जो वक्ता की पीढ़ी, ये अमूल विरासत बन जाए, अमूल विरासत बन जाए। ऐसा कोई जो ग्रंथ लिखा गया उस भाषा में, वो भाषा जो अमूल विरासत बन जाए, वो ग्रंथ भी अमूल विरासत बन जाए। बात समझ में आया? और आपकी जो संस्कृति है, वो संस्कृति भी उससे संबंधित होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखना है। तो कितनी शास्त्रीय भाषा हमारे पास है? तो वर्तमान में हमारे यहाँ 6 शास्त्रीय भाषा है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? 2004 में आई है तमिल। 2004 में तमिल को बनाया गया। और किसको बनाया गया? 2005 में संस्कृत को बनाया गया शास्त्रीय भाषा। 2005 के बाद 2008 में किसको बनाया गया? तेलुगु को बनाया गया। और 2008 में ही कन्नड़ को बनाया गया था। 2008 में ही कन्नड़ को बनाया गया। और 2013 में मलयालम को बनाया गया। और 2014 में उड़िया को बनाया गया। तो ये हमारी हो गई 6 शास्त्रीय भाषा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा भाषा से संबंधित कुछ खास बातें। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।